Assalamu alaikum everyone. Welcome to the series of revision lectures of summary lectures of CFAP 3 SPM. This is Mohammed Muzammil Manaf from the platform of IQ School of Finance. यहाँ तक आते आते हम आधे से ज़्यादा SPM जो है वो रिवाइज कर चुके हैं और अब इस सीरीज में जो अगली वीडियो है वो हमें कवर करनी है विद रिगार्ड्स टू रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट वाले एरिया को आज की समरी वीडियो के अंदर हम जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट देखिए एक ऐसा एरिया है जो अभी जितनी अटेम्प्ट्स एसपीएम की हुई हैं उसमें आईकैप ने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में या गहराई से नहीं पूछा, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो आईकैप का जो पैटर्न है वो आहिस्ता आहिस्ता आईसीडब्ल्यू और एसीसीए वाला ही होता चला जा रहा है। ठीक है, और क्वेश्चंस पूछने का अंदाज, तरीका, सिनेरियो बिल्ड करने का एक अंदाज, सारा का सारा ये आईसीडब्ल्यू और ईसीसीए को ही जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप ईसीसीए एसबीएल का एग्जाम उठा के देखेंगे या आईसीडब्ल्यू का स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट का एग्जाम उठा के देखेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको वो बड़ा अच्छे तरीके से सिनेरियो बेस्ड फॉर्म में जो है वो टेस्ट करते हैं और अच्छी खासी एक सिचुएशन बना के देते हैं जिसमें आपका ये टारा फ्रेमवर्क, रिस्क एपेटाइट, रिस्क रिटेंशन, रेसिडुअल रिस्क, इस तरह के कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस होते हैं। ट्रांसफरिंग रिस्क, एक्सेप्टिंग रिस्क, रिड्यूसिंग रिस्क, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे डिस्कस होती हैं। अब आई क्या आपने अभी तो इसके ऊपर कोई इतना खास सवाल नहीं पूछा है, अब तक ज्यादा फोकस आया कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स पर है, सीपीए, नेटवर्क एनालिसिस वगैरह। लेकिन जैसे जैसे इनकी रिसर्च गहरी होगी और इनका लर्निंग कर्व, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का लर्निंग कर्व होता है, वो लर्निंग कर्व ठीक होगा तो आपको अंदाजा होगा कि रिस्क मैनेजमेंट के सवाल आना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज समथिंग, दिस इज एन एरिया जो मेरे बहुत क्लोज है और मैं बड़ा इसको फोकस के साथ जो है वो रूटीन क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ और उस पर सवाल भी करवाता हूँ क्योंकि किसी भी अटेम्प्ट में टेस्ट हो जाना है। तो समरी में भी थोड़ा सा हम इसको इन डेप्थ टच करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कोई 3-4 चीजें, हमें कैटेगरीज देखनी है रिस्क की, हमें टर्मिनोलॉजीज को समझना है, हमें रिस्क कंट्रोल करने के मेथड्स वगैरह देखने हैं कि भाई कैसे आप उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर जो है वो स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल होते हैं। तो कोई 3-4 चीजें हैं, हम 5-7 मिनट हर चीज पर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तकरीबन 25 से 28 मिनट के अंदर या 20-25 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हम इस समरी वीडियो को यहाँ पे जो है वो कवर कर लेंगे। सही, चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ रिस्क पे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर मार्केट रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क क्या है, स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है और डाउनसाइड रिस्क क्या है, ये चीजें क्या है। तो मैंने ना इसकी एक कैटेगराइजेशन यहाँ पे सॉर्ट ऑफ आपके लिए जो है वो बना दी है। देखिए, कैटेगरीज ऑफ रिस्क में प्राइमरली दो बड़ी कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? एक है स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो कि टू वे रिस्क होता है, दूसरा है प्योर रिस्क जो कि डाउन साइड रिस्क होता है। पहले थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब ये है कि भाई या तो उसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ उतरते हैं या लॉस की तरफ उतरते हैं। डाउन साइड रिस्क के अंदर आपको डाउन साइड ही देखने को मिलती है, जैसे आग लग गई फैक्ट्री के अंदर, अब आग लगने से आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, तो ये प्योर रिस्क या डाउन साइड रिस्क कहलाता है। एट द सेम टाइम अगर मैं कोई डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहा हूँ या डेरिवेटिव छोड़े मैं बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, तो बिजनेस करना अपने आप में एक रिस्क है कि भाई या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो बिजनेस करना अपने आप में ही एक स्पेक्यूलेटिव सी चीज है। और इसी तरीके से फिर डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन, स्वैप्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर, मनी मार्केट हेजेस वगैरह, ये चीजें ऐसी हैं जहाँ पे या तो प्रॉफिट हो जाता है या लॉस हो जाता है। तो ट्रांजेक्शन्स को करने में, बिजनेस को करने में स्पेक्यूलेटिव रिस्क फेस होता है। और ये आग का खतरा, एम्प्लॉय के छोड़ जाने का खतरा, कंपनी की रेपुटेशन पर कोई बात आ जाए, ब्रांड की कोई नॉन कंप्लायंस हो जाए, कंपनी का प्रोडक्ट बदनाम हो जाए, लोग छोड़ के चले जाए, मशीन का ब्रेकडाउन हो जाए, मशीन बंद हो जाए चलते हुए, फैक्ट्री का शटडाउन हो जाए, ये चीजें प्योर डाउन साइड रिस्क में आती हैं। अब इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। तो 3 तरह के रिस्क आपने जो है वो पढ़े होंगे: स्ट्रेटेजिक रिस्क, टैक्टिकल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क वो है जो डे टू डे एक्टिविटीज में मसाइल पैदा होते हैं, जैसे मशीनरी का ब्रेकडाउन, एम्प्लॉइज का कोई मसला, ये वो फलाना। टेक्निकल रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जो तकरीबन 1 से 2 साल का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कंपनी के ऊपर। जैसे आपका कोई की सी लेवल ऑफिसर, जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर छोड़ के चला गया, आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई थी कि प्रोडक्शन वगैरह ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, सब कुछ उसके दिमाग में था, वो अपनी जबान से सब काम करवाता था लोगों से, वो छोड़ के चला गया। अब आप 2 साल तक प्रोसेस ही बनाते रहेंगे कि यार ये काम कैसे करता था, क्या इसका तरीका कार था, ये एम्प्लॉइज को क्या सिखाता था, लेबर को क्या बोलता था, कैसे उनसे काम करवाता था। तो ये बहरहाल आपके टेक्निकल रिस्क होते हैं। टेक्निकल रिस्क का इम्पैक्ट आपका 1 से 2 साल रहता है। ऑपरेशनल रिस्क डे टू डे के मसाइल होते हैं जो डे टू डे बेसिस पर ठीक भी हो जाते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क वो रिस्क होता है जो बिजनेस को खत्म कर देता है, जो बिजनेस को हाई लेवल नुकसान पहुंचाता है, जैसे मुल्क की इकोनॉमी का खराब हो जाना या वॉर का खतरा, किसी मुल्क पर जंग आ जाएगा, तो ये स्ट्रेटेजिक रिस्क है, ये बिजनेस को खत्म कर देंगे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कॉर्पोरेट लेवल पे एंटिटी खत्म हो सकती है, जैसे कोविड था, ये चीजें सारी।
These cannot be avoided because risk must be taken in order to make profits. Higher risk should be justified by the expectation of higher profits. ये strategic risk के अंदर आता है. Tactical risk, potential for losses or negative consequences resulting from a specific tactical decision or action taken by an individual organization. It is often associated with short-term decisions. और ऑपरेशनल आपके जो है वो बिल्कुल ही डे टू डे मसाइल होते हैं जिनको आप अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स बना के जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. इंश्योरेंस वगैरह बाय करना, ये सारी चीजें. स्ट्रेटेजिक रिस्क किसी भी बिजनेस के अंदर जो है वो मेन रिस्क होता है. अगर इस लेवल पे कोई बात आ जाती है तो बिजनेस के बंद होने की बातें जो है वो आपके पास आ जाती है. स्पेक्युलेटिव रिस्क को बिजनेस रिस्क भी कहा जाता है या एंटरप्राइज रिस्क भी कहा जाता है. तो भाई स्पेक्युलेटिव के नीचे आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क या बिजनेस रिस्क, और प्योर रिस्क के नीचे आता है टेक्निकल या ऑपरेशनल रिस्क. अब इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन है. फर्दर कैटेगराइजेशन अगर आप किताबों में देखें तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स यहाँ पे रिस्क की जो है वो डिफाइन की गई है. सर मार्केट रिस्क का यहाँ पे क्या मतलब है? मार्केट रिस्क का मतलब होता है रिस्क फ्रॉम चेंजेस इन द प्राइस, मार्केट प्राइस. आपके रॉ मटेरियल की प्राइस है, फॉरेन करेंसी की प्राइस है, ये चीजें अगर बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो ये मार्केट रिस्क बन जाता है. क्रेडिट रिस्क, आपका कस्टमर आपको पैसे ना दे, आपका कस्टमर आपको वक्त पे पैसे ना दे, बैड डेट या डिले, बैड डेट हो जाए, पेमेंट में डिले आ जाए. लिक्विडिटी रिस्क, आपके पास इतना पैसा ना हो कि आप धंधा चला सकें. डे टू डे एक्टिविटीज का, शॉर्ट टर्म एसेट्स जो करंट एसेट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए, करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे ना हो. Risk that the company will be unable to make payments to settle liabilities when payment is due. ये लिक्विडिटी रिस्क आता है. टेक्नोलॉजिकल रिस्क, आप वक्त पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना कर पाए, वक्त पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना कर पाए. रिस्क could arise from changes in technology for adequacy of technological system. फिर लीगल रिस्क, आपके ऊपर कोई लीगल केस आ गया, कोई इस तरह का मसला आ गया, कोई कंप्लायंस ऐसी आ गई लॉज एंड रेगुलेशंस की, आप नहीं कर पाए. हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, हेल्थ एंड सेफ्टी यहाँ पे नॉर्मली आपके पास जो है वो किसी एम्प्लॉय को कोई नुकसान पहुंच गया, किसी के साथ कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, कोई सा इशू क्रिएट हो गया, ये सारा हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क के अंदर आता है. फिर आ जाता है रेप्यूटेशन रिस्क. रेप्यूटेशन रिस्क का मतलब है कि भाई आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप थोड़े से बदनाम से हो गए अपने माशरे में, सोसाइटी में और जनरली शहर के अंदर. ये रेप्यूटेशन रिस्क के अंदर बात आ जाती है. जैसे किसी एम्प्लॉय के साथ कोई गलत काम हुआ, आपकी वीडियो वायरल हो गई, या कंपनी ने कोई प्रोडक्ट में ऐसा कुछ कर दिया कि उसकी रेप्यूटेशन डाउन हो गई. फिर बिजनेस प्रॉपर्टी रिस्क. बिजनेस प्रॉपर्टी रिस्क का मतलब ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी. आप बेईमानी पर उतर आए, आप गलत काम पर उतर आए, बिजनेस प्रॉपर्टी रिस्क ये कहलाता है. और डेरिवेटिव रिस्क एट द सेम टाइम कि आपने कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लिया, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप्स वगैरह, इसको परचेस किया, लेकिन उससे आपको वो प्रॉफिट नहीं हुआ जो प्रॉफिट आप सोच रहे थे. तो जैसे डेरिवेटिव रिस्क है, ये आपके स्पेक्यूलेटिव के अंदर फॉल करता है. रेप्यूटेशन रिस्क है, बिजनेस प्रॉपर्टी रिस्क है कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा बिजनेस को, ये टेक्निकली स्ट्रेटेजिक रिस्क है, बिजनेस जो है बंद हो सकता है. हेल्थ एंड सेफ्टी के मसाइल तकरीबन ऐसे होते हैं जो ऑपरेशनल डे टू डे मैटर्स में होते हैं, या अगर कोई बड़ा मसला हो जाए, फैक्ट्री में आग वाग लग गई, इस तरह कोई इशू हो गया, तो फिर वो स्ट्रेटेजिक मसला भी आपके लिए जो है वो बन सकता है. तो ये नॉर्मली कैटेगरीज हैं जिसको आप रिस्क की टाइप्स कहते हैं: टेक्नोलॉजिकल, लीगल, हेल्थ एंड सेफ्टी, रेप्यूटेशन, बिजनेस प्रॉपर्टी एंड डेरिवेटिव्स. तो इसको फर्दर इन्हीं 3 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं आप जो है वो फॉल करवा सकते हैं. तो ये बेसिक टाइप्स हैं बिजनेस की. जहन में ये रखो कि भाई ऑपरेशनल डे टू डे, टेक्निकल शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आपकी गलत हो जाए, 1 से 2 साल का इम्पैक्ट, और स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऐसा रिस्क जो बिजनेस को बंद कर दे, ऐसे फैसले जो बिजनेस को फेल कर दे, जैसे वक्त पे अडॉप्ट ना करना, नोकिया की मिसाल हम बार बार देते हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक रिस्क था कि वक्त पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया. अब उनके लिए टेक्नोलॉजिकल रिस्क उनका स्ट्रेटेजिक रिस्क बन चुका है. तो ये जो नीचे टाइप्स ऑफ रिस्क नजर आ रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड बताता है कि ये ऊपर किस कैटेगरी में आपके पास जो है वो फॉल करेंगे. तो सबसे पहले तो आपने इन टाइप्स को अच्छे तरीके से समझना है कि रिस्क की टाइप्स कितनी कितनी होती हैं और किस तरह से होती हैं. ऑपरेशनल, टेक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, नीचे जो कॉमन कैटेगरीज हैं, स्पेक्यूलेटिव, प्योर, डाउनसाइड रिस्क. आई होप आपको ये सारे जो है समझ में आ गए होंगे. ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. क्या हमारे इस चैप्टर के पढ़ने का मकसद ये है कि सर हम रिस्क की टाइप्स को समझें? नहीं नहीं नहीं, हमारा ये मकसद नहीं है. हमारा मकसद है रिस्क मैनेजमेंट. देखो, एक चीज होती है रिस्क अवॉइडेंस, कि आप बिल्कुल ही रिस्क अवॉइड करके चल रहे हो, तो जब एक बिजनेस रिस्क अवॉइड करेगा वो कमा नहीं पाएगा. इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट्स यू हैव टू टेक सम रिस्क. अब आप कहेंगे सर बैंक में पैसे रखवा दो, कोई रिस्क नहीं है. नहीं, क्रेडिट रिस्क वहां भी है. अगर बैंक कल को फेल हो गया, बैंक कल को डिफॉल्ट कर गया, आपके पैसे रुक सकते हैं, आपके पैसे डूब सकते हैं. आप कहेंगे सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दें. नहीं, रिस्क गवर्नमेंट में भी है. कल को गवर्नमेंट अगर डिफॉल्ट कर गई, गवर्नमेंट अगर डूब गई, तो उसके पैसों की कोई हैसियत या औकात नहीं रह जाती. आपके वॉलेट में जो नोट रखा हुआ है वो एक प्रोमिसरी नोट है, वो एक्चुअल में वेल्थ नहीं है. एक्चुअल वेल्थ गोल्ड है कि मेरे हाथ में ये गोल्ड है, ये यही वेल्थ है, इसी को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ. मैं किसी गवर्नमेंट का मोहताज नहीं हूँ. लेकिन आपका जो करेंसी नोट है उस पर लिखा हुआ है हामिले हाजा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा. अब क्या अदा किया जाएगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये एक प्रोमिसरी नोट है.
कल को आपका मुल्क डिफॉल्ट करता है, सॉवरेन डिफॉल्ट होता है, तो आपकी इस करेंसी नोट की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। तो बैंक से सूद कमाने में भी, इंटरेस्ट कमाने में भी आदमी क्रेडिट रिस्क लेता है। कोई भी चीज आपको जिंदगी में अर्न करनी है, कोई भी प्रॉफिट अर्न करना है, यू हैव टू टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क ऑन दैट। तो असल रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है। रिस्क अवॉइडेंस कर ली तो फिर कंपनी कुछ कमाएगी ही नहीं। कंप्लीटली आपने रिस्क एलिमिनेशन कर दी तो कंपनी कुछ कमाएगी नहीं। तो फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से आपको जो है वो रिस्क लेना चाहिए और उसको मैनेज करके चलना चाहिए। देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन आदमी क्या करता है, उसको मैनेज करता है। मैनेज करने से मतलब मिनिमाइज करता है। अब गाड़ी चलाने में क्या रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। ड्राइविंग में भी है। एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मर सकता है, कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक कैलकुलेटेड अप्रोच से गाड़ी चलाते हैं। सीट बेल्ट है, स्पीड लिमिट है, जो जो सिंबल्स हैं, साइंस आ रहे हैं रोड के, वो फॉलो करना, सिग्नल फॉलो करना, ये सारी चीजें फॉलो करना, एयर बैग्स वगैरह गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड होने चाहिए, सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए। इस तरह की चीजें हम लेते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट, इसको रिस्क बेस्ड अप्रोच कहा जाता है कि भाई आप रिस्क बेशक लें, लेकिन अपनी औकात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी एपेटाइट के हिसाब से, एंड एट द सेम टाइम आप रिस्क मैनेज करके चलें। यानी कि ऐसे गाइडलाइंस, पॉलिसी, प्रोसीजर्स वगैरह अपनाएं जहां पर आपका रिस्क मिनिमाइज्ड हो, कम से कम हो। मिनिमाइज्ड हो, कम से कम हो। इट्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड हो ना, डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड एक्सपोजर्स। प्रॉपर इवैल्यूएशन करें, देखें आपको क्या एक्सेप्टेबल है, और फिर उस एक्सेप्टेबल होने के साथ रिस्क एपेटाइट के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है, रिस्क एपेटाइट के साथ आप रिस्क को जो है वो टेकअप करें। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले एक्सपोजर टू रिस्क, कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे कल मुझसे कोई बात कर रहा था कि यार फलाना ट्रांजेक्शन अगर मैं करूँ, तो मैंने कहा देखो इसके अंदर जो लॉस के चांसेस है ना वो 6-8% है, जो गेन के चांसेस है वो यहाँ 18-20% है। अब तुम देखो तुम्हारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो गया। तुम 1 यूनिट रिस्क ले रहे हो 3 यूनिट्स ऑफ रिवॉर्ड के लिए। तो तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, अगर लॉस हुआ तो 6% डाउन साइड होगी, अगर गेन हुआ तो 18% जो है वो गेन होगा। दोनों चीजें पॉसिबल है, दोनों में से कोई भी सर्कमस्टांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक्सपोजर टू रिस्क का मतलब है कितना रिस्क आप ले रहे हैं। रेसिडुअल रिस्क का मतलब होता है कि सर आप जितने भी कंट्रोल्स लगा लें, जितनी भी पॉलिसीज बना लें, जितने भी प्रोसीजर्स बना लें, कुछ ना कुछ रिस्क बाकी रह ही जाता है। आप देखें ना, कंपनीज में कितने कंट्रोल्स लगे हुए होते हैं, लेकिन जिससे चोरी करनी होती है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। फिर आ जाता है रिस्क एपेटाइट, कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। जो यंग कंपनीज होती है ना, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यंग लीडर्स होते हैं, वो अभी भी थोड़े से रिस्क टेकर्स होते हैं। जो थोड़े पुराने हो जाते हैं वो कहते हैं यार अब हमने अपनी जिंदगी में काम कर लिया, कमा लिया, कर लिया, अब हम इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो उनका रिस्क एपेटाइट जो है वो कम होता है। रिस्क असेसमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है। हमेशा अपने शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के हिसाब से हमें अपने रिस्क के इम्पैक्ट को असेस करना होगा और इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद एक्शन लेना होगा। ठीक है। हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम हर रिस्क को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद एक मैप पे उसको प्लेस कर दें। कंपनी जो भी रिस्क, अपना कंपनी को एक रिस्क रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। कंपनी अपना रिस्क रजिस्टर मेंटेन करे, ये कुछ भी नहीं है, हम इसमें पॉसिबिलिटीज लिखते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है, क्या क्या चीजें मसला बन सकती हैं। रिस्क रजिस्टर कंपनी मेंटेन करे और फिर उनको असेस करे ऑन अ मैप फॉर टू थिंग्स, कि इनका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा, इम्पैक्ट माने इनका इफेक्ट कितना ज्यादा होगा, और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि इनके चांसेस कितने होंगे। मिसाल के तौर पे कंपनी का प्लांट है, वो एक जमीन पर है, तो अर्थक्वेक एक रिस्क है, बिल्कुल है। इम्पैक्ट तो उसका बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इस तरह से हमें ऐसे एक रिस्क मैप के ऊपर इन चीजों को मैप करना होता है। सबसे पहली आ जाती है हाई इम्पैक्ट और हाई प्रोबेबिलिटी। सर हाई इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी के लिए तो आपने बहुत जबरदस्त काम करने हैं। सारा इमीडिएट एक्शन आपने इसी के लिए लेना है। इमीडिएट एक्शन टू डू व्हाट? टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज। इसको कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सारा काम आपने सबसे पहले करना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी सबसे ज्यादा है और इसका जो यूं कह लें कि प्रोबेबिलिटी भी जो है वो सबसे ज्यादा है। फिर आता है दूसरा सर लो इम्पैक्ट लो प्रोबेबिलिटी। इसको पीरियोडिकली रिव्यू करते रहे, ये कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। सबसे हाईएस्ट एंड पे हाई इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी, सबसे लोएस्ट एंड पे लो इम्पैक्ट लो प्रोबेबिलिटी। लो इम्पैक्ट लो प्रोबेबिलिटी को रिव्यू करते रहे, देखते रहे कि इसकी कोई मसला तो नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन हाई इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी के लिए तमाम कंट्रोल्स बनाए, पॉलिसीज बनाए, प्रोसीजर्स बनाए, स्टेप्स लें, सारा काम करें, इनको आइडेंटिफाई करें, मैप पे प्लेस करें और फिर इनके लिए सारे स्टेप्स लें। फिर आ जाती है बात, सर हाई इम्पैक्ट है लेकिन लो प्रोबेबिलिटी है, जैसे अर्थक्वेक। इम्पैक्ट तो बहुत हाई होगा लेकिन प्रोबेबिलिटी लो है। इसकी कंसिडर द नीड फॉर कंट्रोल मेजर्स सच एज इंश्योरेंस वगैरह। अर्थक्वेक वगैरह का इंश्योरेंस करवाया हुआ होता है, नेचुरल डिजास्टर का इंश्योरेंस वगैरह करवाया हुआ होता है, तो उस पर असेस करें कि बहरहाल
वक्तन फवक्तन इनकी असेसमेंट होती रहे और जो कंट्रोल्स बेयर मिनिमम लग सकते हैं वो लगा दें। एक है लो इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे भी देखें जो कंट्रोल लग सकते हैं उस कंट्रोल को यहाँ पे जो है वो लगा दे, वरना अगर इनका इम्पैक्ट कम है तो इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है, छोटा मोटा इशू है, डेली बेसिस पे जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो ये रिस्क मैप मैनेजमेंट को हमेशा हेल्प करता है कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें जहां पे कंट्रोल्स की जरूरत है, और फिर जहां कंट्रोल्स की जरूरत है वहां कंट्रोल्स को लाने की कोशिश करें। हाई इम्पैक्ट लो प्रोबेबिलिटी रिस्क माइट रिस्क ऑफ डैमेज टू एसेट्स फ्रॉम फायर फ्लडिंग, जो हमने अभी अर्थक्वेक वगैरह की एग्जांपल की बात की, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करे, अपने रिस्क एपेटाइट को आइडेंटिफाई करे, रेसिडुअल रिस्क को आइडेंटिफाई करे, और एक्सपोजर टू रिस्क का मतलब है रिस्क आइडेंटिफाई करे कि कौन से मसाइल हमें पेश हो सकते हैं। फिर एक रिस्क मैनेजमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है। पाकिस्तान में तो बीओडी को एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना जरूरी है। उस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के नीचे जो है वो लोग होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। इंटरनल ऑडिट भी कुछ हद तक हमारे पास उसी डोमेन के अंदर जो है आ जाता है। तो इंटरनल ऑडिट इज सिनोनिमस टू रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी पहले से अपनी रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को बिठा के रखती है कि यार अगर कहीं पे कोई गलत हो रहा है कुछ, तो ऐसा मसला है, तो वो हमें वक्त पे पता चल जाए, हमें वक्त पे वो पता चल जाए, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से रिस्क डैशबोर्ड्स भी होते हैं, जैसे हमने रिस्क मैप यहाँ पे पढ़ा, रिस्क डैशबोर्ड्स भी होते हैं। यहाँ पर हम लेवल ऑफ रिस्क के हिसाब से कलरिंग कर देते हैं। जिनका बहुत ज्यादा हाई रिस्क है वहां पर हमारे पास जो है वो रेड कलर्स हो जाते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जहाँ पे लो रिस्क है वहां पर हम ग्रीन तक जो है वो चले जाते हैं। तो जो ग्रीन है, लो रिस्क है, उनके लिए आपको बहुत ज्यादा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ रेड लाइट्स है वहां पर आपको मेजर कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जैसे यहाँ पे इधर कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और ये थोड़ा चिल पिल एरिया है। कंपनी रिव्यू करती रहे पीरियोडिकली इनको, और देखती रहे कि कौन से कंट्रोल्स यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह इस तरह की चीजें तो वो कंट्रोल करनी चाहिए। इसकी एक समरी भी साइड में मैंने यहाँ पे छोटी सी दी हुई है। चलो, एक स्टेप और है, एक कॉन्सेप्ट और है अलार्ट के नाम से, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल प्रिंसिपल। देखो, वही ड्राइविंग वाली साल बाद में, ड्राइविंग में सारे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के बाद भी एक्सीडेंट का रिस्क रह तो जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी इतनी खराब है, वहां तो और भी मसला होता है कि कल को खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मसला हुआ, तो बंदे ने बचना ही नहीं है। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बुरी हालात है जो गाड़ियों की। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप कोशिश करते हैं कि बिल्कुल लीस्ट लेवल पे अपने रिस्क को ले आए, बिल्कुल लीस्ट लेवल पे अपने रिस्क को ले आए। अब उसमें एबीएस, ब्रेक्स ब्रेक्स ये वो ये सारी चीजें ड्राइविंग की एग्जाम्पल के अंदर आ जाती है। तो कोई बाइक राइडिंग कर रहा है तो हेलमेट की मिसाल है, स्पीड लिमिट को फॉलो करना, कॉर्नर लेन में चलाना, कम से कम स्पीड में जो है वो चलाना, ये सारी चीजें बाइक राइडिंग के परस्पेक्टिव से भी जो है वो आ जाती है। या मोटरसाइकिल कह लें, बाइक वाले थोड़े बड़े वाले बॉयज होते हैं तो वो नाराज हो जाएंगे अगर मैं उन्हें कहूंगा कि स्लो चलाएं। लेकिन बहरहाल, तो कहने का मकसद लीस्ट पॉसिबल आप अपने रिस्क को रखते हैं कि यार कम से कम मैं यहाँ पे रेसिडुअल रिस्क रखूँ। इधर जो आपकी कोशिश होती है वो आपका रेसिडुअल रिस्क, जो रिमेनिंग रिस्क है, वो कम से कम होना चाहिए तमाम कंट्रोल्स डिप्लॉय करने के बाद। इसका ये मतलब नहीं है कि रिस्क शुड बी अवॉइडेड, नहीं, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब है कि देयर इज एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क इन अ गिवन सर्कमस्टांस। हर कंडीशन के अंदर एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क होता है। जैसे गाड़ी में तमाम चीजें करने के बाद आप फिर भी एक छोटा सा रिस्क लेते जरूर है कि हाँ ठीक है यार, अब जो है वो ड्राइविंग की जा सकती है। तो आप अपनी अपनी कंपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपनी लिमिट के हिसाब से, अपनी हद के हिसाब से यहाँ पे जो है वो एक एक्सेप्टेबल लेवल डिफाइन करे कि ठीक है यार, हम इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया किसी सप्लायर के साथ, अब आपको नजर आ रहा है कि यार इसमें 3-4% की ना डाउन साइड पे वेरिएशन आ सकती है, लेकिन अगर 40% की वेरिएशन आ सकती है तो आप बहुत बड़ा लॉस अपने सर पे ले लेंगे। गेन भी बहुत ज्यादा होगा, लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इतना बड़ा लॉस लेने से बेहतर है इवेल्युएट कर लें कि आप कितना रिस्क इस ट्रांजेक्शन में ले सकते हैं। जितना रिस्क ले सकते हैं फिर उतना ही जो है उस पर काम करें। कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो देखें इस प्रोडक्ट के फेल होने पर इन्वेस्टमेंट कितनी जाया होगी। तो जितनी बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी इन्वेस्टमेंट जाया करने का प्लान करें। नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी मशीनें एकदम से लगाने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करती हैं, किसी प्रोडक्ट को जब पाकिस्तान में ट्राई करना होता है तो बाहर तो खैर वो 15 साल पहले आ चुका होता है, बाहर बिक रहा होता है, यहाँ हमारे यहाँ बाद में इंट्रोड्यूस होता है। तो वो पहले इंपोर्ट करते हैं, पहले इंपोर्ट करके मार्केट टेस्ट करते हैं कि यार कैसे लोग, क्या उसको पसंद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। प्लांट लगाने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने से पहले वो उसको टेस्ट करते हैं। अब देखो, अगर प्रोडक्ट जाया भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान होगा, 2 कंटेनर आए होंगे। दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एज लीस्ट एज पॉसिबल रिस्क, कि उन्होंने बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया अपने नंबर कि यार कम से कम मेरा जो इतना नुकसान जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, इससे ज्यादा बैरल यहाँ पे जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बैरल यहाँ पे जो है आता है, रिस्क और रिटर्न आपस में यूजुअली लिंक्ड होते हैं, तो आपको रिस्क कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ही पॉजिटिव वे में, ताकि आप कुछ रिटर्न भी उसके ऊपर जो है वो कमा सकें।
अब आता है कि सर हम रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, हम रिस्क को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मिटिगेशन और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉपर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, कंट्रोल की जरूरत होती है, ठीक है। रिस्क रिटेंशन यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, मींस एक्सेप्टिंग द रिस्क इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेकिंग अ रिटर्न। जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ उतना मैं रिस्क यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा। जैसे मैंने आपको ये कंटेनर वाली एग्जांपल बताई कि कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करना है तो कंपनी 2-5 लाख 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके थोड़े प्रोडक्ट्स मंगवा के एक मार्केट टेस्ट करती है, क्या लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आपको कोई नया कॉन्सेप्ट आया है, कोई नया आइडिया आया, तो आप एक रेस्टोरेंट से स्टार्ट करें, एक ठिए से स्टार्ट करें, कियोस्क। कियोस्क जो होता है मॉल के अंदर, आपने कियोस्क लगाया, देखा पब्लिक को प्रोडक्ट पसंद करे या नहीं करे, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ तो कितना होगा, एक कियोस्क का नुकसान होगा। ये नहीं कि आप डे वन पे बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट जो है वो 4-5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके खोल के बैठ जाएं कि बाद में आपको नुकसान हो। तो ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर और रिस्क रिटेंशन के ऊपर। जितना एपेटाइट है उतना ही रिटेन करें, उतना ही बैरल यहाँ पे जो है वो रिटेन करना चाहिए। फिर एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास रिस्क अवॉइडेंस की होती है कि आप बिल्कुल ही जो है वो रिस्क ना लें। तो ये वहां होता है जहां चीज की नॉलेज आपको नहीं है, किसी काम की कंपनी को नॉलेज नहीं है, कोई काम ऐसा है जो कंपनी समझ नहीं पा रही, जिस प्रोडक्ट का कंपनी को आइडिया नहीं है, स्टे आउट ऑफ इट। एक अलग कंपनी बनाओ, उसके एक्सपर्ट्स वहां पे हायर करो, जो डे नाइट ये काम कर रहे हैं उनको हायर करो और उनके थ्रू ये काम करो। बिल्कुल आप अवॉइड कर दें जिस काम की आपको नॉलेज नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है उस काम के बारे में, आप उसको अवॉइड कर दें। टेक्नोक्रेट लेकर आए, ऐसे टेक्निकल आदमी लेके आए जो जानता है उस चीज को। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर रिस्क मॉनिटर कैसे होगा। कॉन्सेप्ट तो सारे समझ में आ गए। तो देखो, रिस्क मॉनिटर करने के लिए रिस्क कमिटीज बनाई जाती। इन रिस्क कमिटीज का क्या काम होता है सर, ये ओवरसाइट करते हैं। और ये अमूमन जो कमिटीज बनती हैं कहाँ से बनती हैं, ये बीओडी से बनती है। बीओडी से बनती है और ये ओवरसाइट करते हैं चीजों को। कमिटी फ्रॉम द बीओडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये आपके पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जो है वो देखते हैं। सर ये तो मॉनिटरिंग की बात होगी कि वो मॉनिटरिंग करेंगे, वक्तन फवक्तन ऑडिट्स करेंगे, रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, मशवरे देंगे, बताएंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कंपनी के स्टेक होल्डर से डिस्कस होगा। मेथड्स क्या है कंट्रोल करने के। एक दफा आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या मेथड है। तो देखो, मेथड 4 तरीके के हमारे किताब के अंदर जो है वो बताए गए हैं। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क शेयरिंग और हेजिंग रिस्क। सर रिस्क ट्रांसफर बड़ा आसान है, पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आप इंश्योरेंस वगैरह लेके, इस तरह की कोई चीज लेके दूसरी कंपनी पे उसका रिस्क ट्रांसफर करते हैं। आपका ऑयल का जहाज आ रहा है, आपने इंश्योरेंस ले लिया, अगर डूब गया तो वो कंपनी पे करेगी। दिस इज प्योरली इंश्योरेंस एंड रिस्क ट्रांसफर। रिस्क शेयरिंग का मतलब क्या होता है, आप कोलैबोरेट करते हैं। जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, स्ट्रेटेजिक अलायंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, मैंने मेथड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की वीडियो में डिस्कस किया है। ये मेथड यही है कि भाई कोई नया प्रोडक्ट है, हमें नहीं आता करना, चलो किसी ऐसे को साथ ले लेते हैं जिसको कुछ चीजें आती हैं। 2 चीजें उसको आती हैं, 2 हमें आती हैं, 2 और 2 मिलके 5 हो जाएंगे और जबरदस्त तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च कर लेंगे। किसी को साथ ले लें, रिस्क शेयर कर लें उसके साथ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अपने रिस्क को स्प्रेड कर दें और ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करें कि वो आपको हर जगह पर रिटर्न दे। जैसे मिसाल के तौर पे आपका एयर कंडीशनर का काम है, गर्मियों में बड़ा अच्छा चलता है, तो आप एक काम करें, कोई और बंदा है जो हीटर का काम कर रहा है, हीटर बेच रहा है, उसके साथ भी इन्वेस्ट कर दें, वहां पे भी इन्वेस्ट कर दें। थोड़ा बहुत आपका रिटर्न सर्दियों में आ जाएगा, थोड़ा बहुत आप गर्मियों में कमा लेंगे। आपने देखा होगा हमारे इलाकों में बड़ी इसकी एक बेसिक और कॉमन सी एग्जांपल है, हमेशा मुझे जो है वो हंसी आती है जब मैं सोचता हूँ कि हमारे खान साहब को भी इस बात का जो है वो पता है। नॉर्मल से खान साहब जो एक, आप समझ लें कि गोले गंडे का ठिया ये रेडी लगाते हैं, कियोस्क लगाते हैं। वो गर्मियों में गोला गंडा बेचेंगे, सर्दियों में सूप बेचेंगे। कभी यहाँ कराची में आपका गुजर हो, दोराजी कॉलोनी जो है वो आगा खान हॉस्पिटल के सामने, वहां पे आप देखें गर्मियों में गोला गंडा मिल रहा होता है ठंडा ठंडा सा, और सर्दियों में जो है वो सूप मिल रहा होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया। तो कंपनी भी अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा डाइवर्सिफाई करती है कि हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो रिटर्न कमा सके। तो एक तरीका हो गया डाइवर्सिफिकेशन का, एक तरीका हो गया दूसरे को ट्रांसफर करने का, तीसरा शेयर करने का, और चौथा मिनिमाइज करने का, रिस्क को हेज करने का। यानी यहाँ पे आप ऐसे कंट्रोल्स लगाएं, ऐसी पॉलिसीज करें, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करें कि आप उनको डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, कंट्रोल्स के थ्रू, दूसरी इस तरह की चीजों के थ्रू हेज कर सकें। अब ये स्वाप्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड, फ्यूचर, जितनी चीज आपने पढ़ी है ये सारी हेजिंग रिस्क के अंदर आती है। इसका एक बड़ा अच्छा सा फ्रेमवर्क है जो हमारी किताब के अंदर जो है वो मौजूद है, दैट इज टारा फ्रेमवर्क। टारा फ्रेमवर्क ये कहता है कि भाई जो भी रिस्क है इसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास 4 मेथड्स अवेलेबल हैं। 4 मेथड्स। सबसे पहला, रिस्क ट्रांसफर कर दो, जैसे कि हमने इंश्योरेंस की बात की, पढ़ चुके हैं। दूसरा, अवॉइड कर दो, लो ही नहीं रिस्क,
4 में से कहता है एक तरीका है जिससे आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं, टारा फ्रेमवर्क कहता है। पहला, किसी को ट्रांसफर कर दो, नहीं कर सकते अवॉइड करना है अवॉइड कर दो, नहीं अवॉइड नहीं कर सकते रिटर्न कमाना है रिटर्न कमाना है, रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करो इंटरनल कंट्रोल की मदद से। लेकिन सर अभी भी कुछ ना कुछ रिस्क तो रह ही जाएगा ना, तो वो कहता है इसको फिर एक्सेप्ट कर लो अपने एपेटाइट के हिसाब से, यार इतना तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, इससे मैं बहरहाल बाहर जो है वो नहीं निकल सकता। तो ये 4 चीजें टारा फ्रेमवर्क हमें बताता है। कहता है या तो किसी को ट्रांसफर कर दो, या खुद से मैनेज करने की कोशिश करो, रिड्यूस करो रिस्क को, कुछ ना कुछ बचेगा उसको एक्सेप्ट कर लो, और अगर बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते तो रिस्क अवॉइड कर दो। एक्चुअली ना कोई एक मेथड एक वक्त में अप्लाई नहीं हो रहा होता, ये चारों का कुछ ना कुछ कंपोनेंट एक वक्त में अप्लाई हो रहा था। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कंपनी ऑयल ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करती है, ठीक है, ऑयल की प्राइसेस आपको पता है बड़ी जबरदस्त फ्लक्चुएट करती हैं, तो वहां पे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से अपनी प्राइस की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकता है। ये है रिड्यूसिंग रिस्क। जब ऑयल की जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पर जहाज के डूबने उबने का खतरा हो सकता है, वहां पर आप ट्रांसफर कर दो रिस्क को। लेकिन कुछ ना कुछ रिस्क बहरहाल अभी भी रहता है, कभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो जाएगा, कभी इंश्योरेंस का क्लेम कोई कम आएगा, कभी आपकी कोई जहाज वहाज की गलती हो सकती है, उसको आप एक्सेप्ट कर लो, उसको आप एक्सेप्ट कर लो। और कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं कि ऑयल बिजनेस की उसमें एक्सपर्टीज ही नहीं है, तो उसको आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, तो ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी और को आउटसोर्स करूंगा, वो मेरे बिहाफ पे जो है वो कर दो। तो ये चारों कहीं ना कहीं हर बिजनेस में हर एंगल से अप्लाई हो रहे होते हैं, इनमें से एक एक वक्त में अप्लाई नहीं होता, मुख्तलिफ हो रहे होते हैं। अब आई कैप क्या कर सकता है, आई कैप आपको एक सिनेरियो दे सकता है जिसमें 6 किस्म के रिस्क होंगे, और वो बोलेगा भाई टारा फ्रेमवर्क अप्लाई करो कि कौन से रिस्क को कंपनी को, कौन से रिस्क के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए, कहाँ ट्रांसफर करना चाहिए, कहाँ रिड्यूस करना चाहिए, कहाँ अवॉइड करना चाहिए, कहाँ एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह से बहरहाल एक सिनेरियो मेकिंग हमारी सवाल के अंदर जो है वो आ सकती है, ठीक है। और मुझे बड़ा जो है वो नजर आता है कि यार रिस्क मैनेजमेंट आने वाले टाइम्स में आया कि आप जो है वो एसपीएम में काफी डिटेल में पूछेगा, तो बेहतर है कि हम इसको अच्छे तरीके से आज जो है वो ग्रास्प करें, समझने की कोशिश करें, और एब्जॉर्ब करें कि भाई इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर उसके बाद इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके जो है वो एग्जाम में जाए, ठीक है। तो ये हमारा अलार्ट का जो है वो ग्राफ भी हो गया, हमने रिस्क डैशबोर्ड भी समझ लिया, रिस्क मैप भी समझ लिया, रिस्क मैनेजमेंट की कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी समझ लिए, और रिस्क की टाइप्स भी यहाँ पे जो है वो समझ ली। आई होप मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा, यहाँ तक आते आते हमारा रिस्क मैनेजमेंट मुकम्मल हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।